गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे आज की हम अपनी क्लास। आज हमारी ये क्लास जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 से रिलेटेड है। जो ये एक्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसका जो सेक्शंस है वो हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक सेक्शंस वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से सारे सेक्शंस देख सकते हैं। ये जो आपका एक्ट है ये स्पेसिफिकली एमपीएडीपीओ का आपका सिलेबस में है, प्लस जो एमपीडीएलओ का एग्जाम हो चुका है उसमें भी आपका ये सब्जेक्ट है। साथ ही साथ बहुत अदर स्टेट जुडिशरी में भी कई बार ये एक्ट जो है पूछा जाता है और एपीओ एग्जाम्स में भी ये एक्ट आता है, तो इसलिए ये एक्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। एमपीडीपीओ में जो ये एक्ट है इसमें साथ साथ में रूल्स भी पूछे गए हैं, तो सेक्शन वाला पोर्शन तो हम कवर कर ही चुके हैं और रूल्स हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम रूल 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें कंटिन्यू करना है रूल 8 से। इसमें टोटल जो रूल्स है वो है 17, ठीक है, 17 रूल्स है, तो कोशिश करेंगे कि आज ही 17 रूल्स जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रूल्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बस ओवरव्यू हमें देखना है, क्योंकि रूल्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर आपको कर देती हूँ बेयर एक्ट की। बेयर एक्ट में ही लास्ट में रूल्स दिए हुए हैं, तो अगर आपके पास इसका बेयर एक्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का, तो उसके पीछे ही आपको ये 2006 के जो रूल्स है ये मिल जाएंगे आपके बेयर एक्ट में। रूल 8, रूल 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, रूल 8 देखना है। तो देखिए रूल 8 बात करता है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, है ना। रूल 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 7 में एफिडेविट वगैरह बताया गया था कि एफिडेविट फॉर ऑब्टेनिंग एक्स पार्टी ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट का एक पक्षीय आदेश को प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र के बारे में बात बताई गई थी। अब बताया गया है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो आपको एक चीज याद रखना है कि रूल 8 में भी ड्यूटीज बताई गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, और इसके साथ साथ रूल 10 में भी बताई गई है। कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज रूल 10 में बताई गई है, तो हम रूल 8 के साथ क्या पढ़ेंगे, हम रूल 8 के साथ रूल 10 भी देखेंगे। ये देखिए सर्टेन अदर ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है, तो यहीं से कनेक्ट कर लीजिए। रूल 8 के सामने लिख दीजिए +8 और 10 के सामने लिख दीजिए 8 और 8 के सामने लिख दीजिए 10। कि कुछ ड्यूटीज प्रोटेक्शन ऑफिसर की रूल 8 में बताई है और कुछ ड्यूटीज बताई है रूल 10 में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको अगर पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रूल ही पूछेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटीज से संबंधित रूल्स, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 में कौन से नियम के अंतर्गत तहत बताए गए हैं, तो रूल 8 और रूल 10, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अब अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस उनको एक बार रीड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर इसमें से आपको कोई पॉइंट पूछेंगे तो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि टू प्रिपेयर अ सेफ्टी प्लान, वो क्या बनाए, सेफ्टी प्लान बनाए। सुरक्षा योजना तैयार करने का कर्तव्य किसका होता है, संरक्षण अधिकारी का, प्रोटेक्शन ऑफिसर का। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 के अंतर्गत किस नियम के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है सेफ्टी प्लान बना सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, रूल 8 सब रूल 4, है ना। रूल 8 सब रूल 4 के तहत सेफ्टी प्लान बनाया जाएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ्टी प्लान प्रिपेयर करना या सुरक्षा योजना बनाने किसका कर्तव्य है, तो संरक्षण अधिकारी का, संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसका कर्तव्य है क्या, सुरक्षा योजना बनाना। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आएंगे, तो आपको ये याद रखना है कि फोर्थ वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल बाकी सारी वही चीजें हैं जो हम सेक्शंस में भी पढ़ चुके हैं। टू असिस्ट द एग्रीव्ड पर्सन इन मेकिंग अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट, है ना। इस एक्ट के अंतर्गत किसी महिला को जो है अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो कंप्लेंट फाइल करने में संरक्षण अधिकारी उस महिला की सहायता करेगा अगेंस्ट पर्सन की, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड हर इंफॉर्मेशन ऑन द राइट ऑफ एग्रीव्ड पर्सन अंडर द एक्ट एज गिवन इन फॉर्म 4 which shall be in English or in vernacular local language। अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति का तो प्रारूप 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना जो अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होगी। टू असिस्ट द पर्सन इन मेकिंग एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12, धारा 12 या धारा 23 की धारा 2 या अधीन
अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई आवेदन करने के लिए सहायता करना। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो आपको इस रूल में याद रखना है, रूल 4 सेफ्टी प्लान प्रिपेयर करने की जो कर्तव्य ड्यूटी है वो किसकी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की है। किस प्रारूप में तैयार होता है ये, तो ये धारा 12 के अधीन कोई आवेदन देने पर प्रारूप 5 में व्यथित व्यक्ति के परामर्श से उस स्थिति में अंतर्वर्णित खतरों का निर्धारण करते हुए सुरक्षा योजना तैयार करने, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति की ओर से घरेलू हिंसा से निवारित करने के लिए उपाय भी हैं। तो ठीक है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, सुरक्षा योजना बनाने के लिए कौन किसके परामर्श से बनाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर व्यथित व्यक्ति एग्रीड पर्सन के परामर्श से प्रारूप 5 में सुरक्षा योजना तैयार करेगा। ठीक, अब आगे देख लीजिए, रूल 8 के बाद से बहुत सारे रूल्स हैं, इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये आपको बस एक बार सिंपली रीड कर लेना है, ठीक है। कि अगर बाई चांस कोई आ गया एग्जाम में तो आ गया, अब बाकी आप चाहे तो इसको पूरे ये रूल्स जो है वो छोड़ भी सकते हैं, एक भी इसमें से इंपॉर्टेंट है नहीं। हम डायरेक्ट आएंगे सब रूल इसके 2 पे, 8 का सब रूल 2। इन एडिशन टू द ड्यूटीज एंड फंक्शंस assigned to a protection officer under clause A to Act of section 1 of section 9, it shall be the duty of every protection officer। ये रूल 8 का सब रूल 2 है ना। संरक्षण अधिकारी को धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का से जा के अधीन समानुदेशित दायित्वों और कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा। अब ये बात कर रहे हैं सेक्शन 9 की। जब हमने सेक्शन 9 पढ़ी थी तो सेक्शन 9 में सॉरी सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 9 में भी ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर थे, ठीक है। तो एक्ट में सेक्शन 9 में कर्तव्य बताए गए थे, संरक्षण अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, और रूल्स में 8 और 10 में बताए गए हैं, ठीक। कोरिलेट करके जाइए, अगर सेक्शंस में पूछे कि कौन सी सेक्शन में बताए गए हैं तो सेक्शन 9 में बताए गए हैं, रूल पूछे तो 2006 के रूल 8 प्लस काय में बताए गए हैं 10 में। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो धारा 9 हमने पढ़ी थी ना, तो 9 में जो ए से लेके एच तक की जो ड्यूटीज वहां पर बताई गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो उनके दायित्वों और कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य और भी हुआ। तो उन्होंने कहा 9 में जो बताया है वो तो होगा ही, साथ में ये और भी ड्यूटीज है। क्या है, पहली है घरेलू हिंसा से ग्रसित व्यक्ति को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में संरक्षण देना, to protect the aggrieved person from domestic violence in accordance with the provision of the act and these rules। ठीक है ना, घरेलू हिंसा से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको क्या संरक्षण प्रदान करना। फिर बी वाला क्या है, to take all reasonable measures to prevent recurrence of domestic violence against aggrieved person in accordance with the provisions of the act and these rules। ग्रसित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा की आवृत्तियों को रोकने के लिए अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सभी युक्त उपाय करना। तो जो व्यथित व्यक्ति है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसके खिलाफ घरेलू हिंसा जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बार बार ना हो, है ना, कोई पुनरावृत्ति ना हो, क्या आवृत्ति ना हो, उस चीज को रोकने के लिए भी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। तो ये हो गया आपका रूल 8। अब रूल 8 के साथ हम एक बार पहले सीधा सीधा रूल 10 पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें भी क्या बताई गई है और ड्यूटी बताई गई है। तो देखिए अब यहाँ पर सर्टेन अदर ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन, संरक्षण अधिकारी की कतिपय अन्य कर्तव्य। तो अन्य कर्तव्यों में क्या है, पहला है यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निर्देश दिया जाए तो संरक्षण अधिकारी, अब यहाँ मजिस्ट्रेट बता रहा है कुछ ड्यूटीज करने की, वहां एग्रीव्ड पर्सन सहायता मांग रहा था, एग्रीव्ड पर्सन के कहने पर परामर्श पर सेफ्टी प्लान बनाया जा रहा था। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है संरक्षण अधिकारी को, कुछ अदर ड्यूटीज दे रहा है, क्या, वो भी लिखित में। पहली, साझा दृष्टि में निवास के परिसर में निरीक्षण करेगा और आरंभिक जांच करेगा। यदि न्यायालय अधिनियम के अधीन ग्रसित व्यक्ति को एक पक्षीय अंतरिम राहत देने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा, ऐसे गृह निरीक्षण के लिए आदेश पारित करेगा। तो यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा कोई निर्देश दिया जाएगा तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या करना है, जो शेयर्ड हाउस होल्ड है जिसमें विक्टिम और जो रिस्पोंडेंट है वो रहते थे साथ में, उस घर में विजिट करने का आदेश दिया है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। उन्होंने कहा है कि आप जाइए और शेयर्ड हाउस होल्ड में विजिट कीजिए और वहां पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कीजिए, है ना। तो अगर कोर्ट रिक्वायर करता है, अगर कोर्ट ये चाहता है, रिक्वायर्स क्लेरिफिकेशन इन रिगार्ड टू ग्रांटिंग एक्स पार्टी इंटरिम रिलीफ,
अब कोर्ट को क्या है, एक्स पार्टी इंटरिम रिलीफ देना है, एक पक्षीय अंतरिम आदेश देना है, लेकिन उसके पहले अंतरिम आदेश देने के पहले मजिस्ट्रेट क्या करवाता है, हमने पहले सेक्शन में भी पढ़ा है कि अंतरिम आदेश देने के पहले कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएगा। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किससे करवाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर से। तो इसलिए जिन जिन मामलों में न्यायालय एक्स पार्टी इंटरिम रिलीफ देना चाहता है तो वहां पे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को रिटन में डायरेक्ट करेंगे कि आप शेयर्ड हाउस होल्ड में जाकर के विजिट कीजिए और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कीजिए और वो हमें दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, एक पक्षीय अंतरिम आदेश पास करना है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम एक पक्षीय अंतरिम आदेश पास करेंगे एग्रीड पर्सन को, ठीक है। आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएट इंक्वायरी, फाइल अ रिपोर्ट ऑन द एमोल्यूमेंट्स, असेट्स, बैंक अकाउंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स as may be directed by the court। वही मतलब पहले जाओ वहां विजिट करो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, फिर इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट तैयार करो समुचित जांच की कि भैया उसमें सामने वाले की उपलब्धियां क्या है, आस्तियां क्या है, बैंक खाते हैं तो उसमें कितना पैसा है ना। न्यायालय द्वारा निर्देश किए गए किन्हीं अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट फाइल तैयार करके न्यायालय को देगा प्रोटेक्शन ऑफिसर। फिर टू रिस्टोर द पोजेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड ज्वेलरी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन एंड द शेयर्ड हाउसहोल्ड टू द एग्रीव्ड पर्सन। फिर क्या कहा गया है कि व्यथित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा दिलाएगा, जिसके अंतर्गत उपहार और आभूषण और साझाग्रस्ती का सामान भी है। अब भाई शेयर्ड हाउसहोल्ड में दोनों रहते हैं, वो महिला और जिसने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो साझाग्रस्ती में रहते तो उसकी महिला के आभूषण भी होंगे वहां उस घर में और जिसका सामान होगा, जिसका पोजेशन इसने ले लिया होगा। भाई डोमेस्टिक वायलेंस में यही होता है, या तो डाउरी की मांग के लिए परेशान कर रहे हैं या कुछ भी उसका सामान रख दिया और उसको घर से बाहर निकाले, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो वो पोजेशन उसके सामान का उसको वापस दिलाया जाएगा, ठीक है ना। assist the aggrieved person to regain custody of children and secure rights to visit them under his supervision as may be directed। फिर बच्चों को यदि बंदी बना के रख लिया उसने कि जाओ तुम घर छोड़ के जाओ, बच्चे नहीं दे रहे, तो बच्चों की कस्टडी दिलाई जाएगी उस महिला को। assist the court in enforcement of order in the prosecution under the act in the manner directed by the magistrate, including order under section 12, 18, 19, 20, 21, 23। अब हमने जितने भी ऑर्डर्स पढ़े थे, रिलीफ पढ़े थे ना, हमने पढ़ा था कि मॉनिटरी रिलीफ मिलेगा, कस्टडी ऑर्डर, पार्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, ये 19 में जितने भी हमने आदेश पढ़े थे सेक्शंस में। तो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित रीति में अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में आदेशों जिनमें धारा 12, 18, 19, 20, 21, 23 के अधीन आदेश भी है, वो ऐसी रीति में जो न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाए प्रवर्तन कराने में न्यायालय की सहायता करेगा। अब ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि कोर्ट ने तो आदेश दे दिए, कोर्ट ने ऑर्डर 20 में आपको मॉनिटरी रिलीफ दिलवा दिया, कस्टडी ऑर्डर दिला दिया, रेसिडेंस ऑर्डर दिला दिया, 21, 23 का इंटरिम आदेश वगैरह पारित हुए, तो एग्जीक्यूट तो कराना है, तो एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, तो एग्जीक्यूशन कराने में कौन सहायता करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा। Take the assistance of the police if required in confiscating any weapon involving in the alleged domestic violence। अब भाई घरेलू हिंसा में यदि किसी अस्त्र का उपयोग किया गया था, उसको किसी अस्त्र से मार पिटाई की गई उसके साथ, तो उसको पुलिस की सहायता लेकर के उस अस्त्र को जब्त करवा लिया जाएगा, अधिग्रहण करवा लिया जाएगा। ये सब काम कौन करवाएगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर करवाएगा। अब सब सेक्शन 2 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर shall also perform such other duties as may be assigned to him by the state government or the magistrate in giving effect to provisions of the act। अब भाई संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत के जितने भी नियम है या जितने भी उसको पावर्स हैं अच्छे से फुलफिल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी उसको क्या करेगा, उसको कुछ ड्यूटीज बताएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट के द्वारा जितने भी उसको कर्तव्य बताए जाएंगे उनको भी करेगा। द मजिस्ट्रेट में इन एडिशन टू द ऑर्डर फॉर इफेक्टिव रिलीफ इन एनी केस also issue directions relating general practice for better handling of the cases to the protection officer within his jurisdiction, and the protection officer shall be bound to carry the same। मजिस्ट्रेट किसी मामले में प्रभावी अनुतोष के लिए आदेशों के अतिरिक्त
मामलों के अच्छे प्रबंधन के लिए अपनी अधिकारिता के संरक्षण अधिकारियों को साधारण व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए बाध्य होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई भी मामला है जिसमें जो अनुतोष वगैरह मिलने हैं आदेश के अतिरिक्त, मीन्स रिलीफ भी मिलते हैं ना, और कुछ तो ऑर्डर्स पारित होते हैं कि भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर में प्रोटेक्शन मिलेगा, रेसिडेंस ऑर्डर में रहने वगैरह की व्यवस्थाएं करवाई जाएगी जैसे, लेकिन मॉनिटरी रिलीफ है उसमें कुछ कंपनसेशन वगैरह मिलता है। तो जो आदेश के अतिरिक्त जितने भी अनुतोष होते हैं उनको प्रभावित करवाने के लिए या मामलों में अच्छे प्रबंधन के लिए जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, अपनी अधिकारिता के संरक्षण अधिकारी को संरक्षण व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी करेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए क्या होंगे, बाउंड होंगे। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 3 में इसकी कुछ अदर ड्यूटीज बता दी। समनुदेशित मीन्स क्या होता है, कहां पर पढ़ा था? कौन से वाले पॉइंट में पढ़ा था? क्लास सेकंड में मैम, क्लास 2 में। क्लास 2 सबसेक्शन 2 ना, ये The protection officer shall also perform such other duties as may be assigned. Assigned मतलब जो उसको सौंपी जाए करने के लिए, समनुदेशित मीन्स जो उसको सौंपी जाए। मजिस्ट्रेट बताएगा कि आपको ये काम करना है, असाइन कर दिया तो तुमको करना है, ये काम सौंप दिया तुमने, जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा रूल 10 कंप्लीट। अब आ जाते हैं, जो छोड़ दिया हमने रूल 9, 8 एंड 10 साथ में पढ़ने क्योंकि ड्यूटी थी। 10 देखिए, एक्शन टू बी टेकन इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्रवाई। भाई आपातकालीन मामले क्या है इसमें, है ना? तो आपातकालीन मामले का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, इफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द सर्विस प्रोवाइडर रिसीव reliable information through email, telephone call or the like, either from the aggrieved person or from any person who has reason to believe that an act of domestic violence is being or is likely to be committed, and in such an emergency situation, the protection officer or the service provider, as the case may be, shall seek immediate assistance to the police, who shall accompany the protection officer or the service provider, as the case may be, to the place of occurrence and record the domestic incident report and present the same to the magistrate without any delay for seeking appropriate order under the act. यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ईमेल, कोई टेलीफोन कॉल या अन्य उसी रूप में व्यथित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा है या होने की संभावना है, और ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटना स्थल पर जाएगी और घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उसे अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। ये है इमरजेंसी वाले मैटर, मीन किसी महिला के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई हो रही है या बहुत उसको टॉर्चर किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ, तो उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए जल्दी फोन कॉल किया संरक्षण अधिकारी को या सेवा प्रदाता को फोन किया। तो ये क्या है, इमरजेंसी वाली कंडीशन है कि भाई उनके पास फोन पहुंचा या ईमेल पहुंचा या किसी अन्य साधन से उसने जो है अपनी ये सूचना पहुंचवाई। तो ऐसी जैसी सूचना पहुंची और ये विश्वास हो गया उस सूचना से कि हाँ भाई घरेलू हिंसा का कृत्य या तो हो रहा है या होने की उसके साथ संभावना है, उसने कॉल किया और बहुत अर्जेंट मैटर है, अगर वहां नहीं पहुंची तो उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है वहां पर। तो जो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता है वो तत्काल क्या करेंगे, पुलिस की हेल्प मांगेंगे, घटनास्थल पर पहुंचेंगे और उसको रेस्क्यू करेंगे और उसकी रिपोर्ट वगैरह लिखेंगे, है ना, और बिना विलंब किए मजिस्ट्रेट को भी उसकी एक जो कॉपी है पेश कर दी जाएगी। ये है इमरजेंसी ड्यूटी। 10 देख चुके हैं ड्यूटीज, सॉरी थोड़ा सर्दी खांसी हो रखी है ना। अब देखिए रूल 11, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रेशन कहाँ बताया गया है, रूल 11 में। तो सीधा सीधा याद रखना, रूल 11 में
रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बताया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन लगाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट की। सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। कोई भी वॉलंटरीली एसोसिएशन जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशन को स्वयंसेवी संगम, ठीक है। कोई भी स्वयंसेवी संगम जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है वो, या कोई कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है वो कंपनी क्या कर सकते हैं, कोई भी स्वयंसेवी संगम या कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों की किसी विधिमान साधनों जिसके अंतर्गत विधिक सहायता देना, चिकित्सा सहायता देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना या अन्य सहायताएं हैं और इस अधिनियम के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हो, उनके द्वारा रक्षा करने के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी है। राज्य सरकार को प्रारूप 6 में सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन आवेदन करेगा। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था क्या, सेक्शन 10 में पढ़ा था हमने सर्विस प्रोवाइडर। सेक्शन 10 में भी हमने सर्विस प्रोवाइडर पढ़ा था, तब वहां पे भी हमने यही सब पढ़े थे कि कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन या कोई कंपनी जो इन सब कामों में अपने आप को इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैसा, सर्विस प्रोवाइडर, फिर ये कहलाएंगे सेवा प्रदाता। कोई कंपनी जो चाहती है कि हम अपनी कंपनी क्यों बना रहे हैं कि जो भी पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, हम उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम उनको मॉनिटरी रिलीफ दिलवाएंगे, हम उनको जो भी सहायता चाहिए हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी अपनी कंपनी बना के कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करते हैं, या कोई संगठन बना लिया, स्वयंसेवी संगम बना लिया और उसको सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा दिया और उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी क्या काम करेगी, हमारी सोसाइटी पीड़ित महिलाओं को लीगल असिस्टेंस देगी, मेडिकल फैसिलिटीज देगी, जो भी उनको सहायता चाहिए वो देंगे, हम आश्रय गृह बनाएंगे, आश्रय देंगे। तो इन लोगों को अपना रजिस्ट्रीकरण कराना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो क्या कहाँ करवाना पड़ता है, फॉर्म 6 में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म 6 में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो है एप्लीकेशन देते हैं। तो शैल मेक एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 10 की सबसेक्शन 1 में एप्लीकेशन लगती है, वो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में लगती है, फॉर्म 6 में। किसको पास जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। तो सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन कहाँ बताया गया, रूल 11 में। कैसे होता है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 10 की सबसेक्शन 1 के अंतर्गत की एप्लीकेशन लगवाना पड़ती है, वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 6 में लगती है और स्टेट गवर्नमेंट को लगती है, ठीक। फिर क्या है सबसेक्शन 2 में, state government shall after making such inquiry as it may consider necessary and after satisfying itself about the suitability of the application register it as a service provider and issue a certificate of registration। अब फिर state government इंक्वायरी करेगी, उनको लगेगा कि सब ठीक ठाक है तो ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कर देगी एज सर्विस प्रोवाइडर, provided that no such application shall be rejected without giving the applicant an opportunity of being heard। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन किसी ने अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए लगाई है तो उसको बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना कभी बिना मॉनिटर नहीं किया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, उसको नहीं लग रहा है कि ये मतलब ठीक ठाक है, इसको रजिस्ट्रेशन इसका करना चाहिए और वो रिजेक्ट करना चाहते हैं उसकी एप्लीकेशन, तो बिना सुनवाई का अवसर दिए कभी भी जो एप्लीकेशन आई है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। आगे फिर क्या है इसमें, सब रूल 3 में इसमें एवरी एसोसिएशन और company seeking registration under subsection 1 of section 10 shall possess the following eligibility। अब कोई भी कंपनी या जो संगम है जो अपने आप को एज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड कराना चाहता है 10(1) के अंतर्गत, तो उसके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए भाई, एलिजिबिलिटी क्या, कम से कम 3 वर्ष पहले से इस अधिनियम के अधीन प्रस्थापित की जाने वाली प्रकार की सेवाएं कर रहा हो, है ना। मीन कम से कम एटलीस्ट 3 साल हो गए हो आप इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए, या आप महिलाओं को लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो कम से कम 3 साल आपने ऐसा काम कर लिया, उसके बाद ही आप अप्लाई करो रजिस्ट्रेशन के लिए। हम 3 साल से ऐसा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक। सेकंड क्या है, इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इज रनिंग अ मेडिकल फैसिलिटी और फिजिकल काउंसलिंग सेंटर और अ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एंश्योर
that the applicant fulfills the requirement for running such a facility or institution laid down by the respective regulatory authority regulating the respective possession of the institution. अब कोई जो संस्था या जो कोई कंपनी वो कौन सा काम करती है, चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है, मनोवैज्ञानिक सलाह केंद्र है उनका, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान है, मतलब वो जो महिलाएं आती हैं उनको प्रशिक्षण देती है किसी प्रकार का। तो अब इनको रजिस्ट्रीकरण के लिए इनने आवेदन दिया, तो राज्य सरकार क्या करेगी, ये सुनिश्चित करेगी कि ये सब काम जो ये कर रहे हैं ये सब चलाने के लिए अपने अपने व्यक्तियों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले अपने अपने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अभिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो काम ये कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी कंसर्न अथॉरिटीज होती है, जैसे मेडिकल है तो भाई मेडिकल का ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन बना है, तो उनके द्वारा ये उनके रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम लोग लॉयर थे, हम EIB का क्या है कि भाई EIB से पास तो होना ही चाहिए, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन बार काउंसिल जो है उसका पेपर निकालेंगे, तुम्हारा एक संगठन बना है ना। तो इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट का एक संगठन है, तो उसके जो भी अथॉरिटी है कंसर्न उनके द्वारा बताई गई जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा पोजेशन करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है, उनके अकॉर्डिंग ये सही है, अगर सही है तो राज्य सरकार इनको रजिस्ट्री कर देगी, ठीक है ना। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, आपको याद रखना है रूल 11 में सिर्फ रूल इसका सब रूल 1, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस जो होता है वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन लगानी पड़ती है 10(1) की, एप्लीकेशन देना पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म 6, ठीक है। बाकी आप इस रूल को पूरा छोड़ सकते, पूरा स्किप कर सकते हैं, आपको इसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोई शेल्टर होम का भी बताया गया, कोई आश्रय गृह के रूप में रजिस्टर्ड कराना चाहता तो स्टेट गवर्नमेंट उनकी भी चीजें देखेगा, है ना। स्टेट गवर्नमेंट shall through an officer or an authority or agency authorized by it inspect the shelter home, prepare a report and record its findings on the report dealing। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो शेल्टर होम में जाएंगी, वहां का निरीक्षण करेंगी, एक रिपोर्ट तैयार करेंगी और रिपोर्ट में फिर बताएंगी कि भाई ये जो शेल्टर होम है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, ये कितने लोगों को अपने शेल्टर होम में रख सकता है, प्लेस जो है वो इज सिक्योर फॉर रनिंग अ शेल्टर होम, मतलब आश्रय गृह के रूप में जिस जगह इन्होंने आश्रय गृह डाला है वो सुरक्षित है या नहीं है, ये देखा जाएगा सुरक्षित स्थान है या नहीं है। द शेल्टर होम हैज अ रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनिंग अ फंक्शनल टेलीफोन कनेक्शन और अदर कम्युनिकेशन। भाई ये शेल्टर होम में टेलीफोन कनेक्शन या अदर कोई कम्युनिकेशन का साधन है कि भैया वहां पे महिला को भेज दिया जाए, पता चला वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल सन्नाटा कट गया, किसी से बातचीत ही नहीं कर सकती, मिल ही नहीं सकती, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो और ज्यादा फंस जाए वो, ये सब चीजें देखी जाएंगी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर in the various localities to the concerned protection officer and also publish such list in the newspaper or website। ये important है इसमें ना, क्या कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उस संबंधित संरक्षण अधिकारी को विभिन्न स्थानों में सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराएगी और ऐसी सूची को समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराएगी या उसे वैसे वेबसाइट पर रखेगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जो भी संरक्षण अधिकारी है जिस स्थान पे, उस स्थान पे कितने सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी एक लिस्ट जो है राज्य सरकार हमेशा किसको प्रोवाइड कराएगी, सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट किसको दिलवाएगी, कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को। ताकि कभी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कोई भी विक्टिम आए जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो उसके आसपास की एरिया के सर्विस प्रोवाइडर को दिलवा सके कि भाई ये है आप, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, आपको जो भी चाहिए आप इनके पास चले जाओ। और ऐसी लिस्ट को न्यूज़पेपर में भी स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिश कराएगी और वेबसाइट पे भी अपलोड कराएगी, ठीक। तो स्टेट गवर्नमेंट कराती है सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट होती है, वो कौन प्रोवाइड कराती है, राज्य सरकार, किसको, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और कहाँ, न्यूज़पेपर में, और कहाँ, वेबसाइट पे अपलोड कराती है। द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड बाय वे ऑफ maintenance of registers duly indexed containing the details of the service provider। फिर ये जो सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट राज्य सरकार ने दी है तो क्या करेगा संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी सम्यक रूप से अनुक्रमांकित रजिस्टरों द्वारा समुचित अभिलेखों के रजिस्टर रखेगा जिसमें सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे भी होंगे। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा जिसमें
एरिया वाइज एरिया वो क्या करेगा, बस देख अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा कि हाँ भाई इस एरिया में ये सर्विस प्रोवाइडर है, इस एरिया में ये सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइडर है, ताकि उनके पास कभी भी कोई विक्टिम आए तो वो इजीली उनको एक्सेस करके बता पाएंगे हाँ भाई आपके आसपास का ये एरिया, आप यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रूल 11। अब बात कर लेते हैं रूल 12 की, मीन्स ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, सूचना की तामील का माध्यम। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 12 से। अब आ जाइए 13 पर, ये है इंपॉर्टेंट 13। रूल 13 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। तो सीधा सीधा पहला क्वेश्चन तो बनेगा रूल से, है ना, कि जो काउंसलर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट कहाँ बताया गया है, रूल 13 में। परामर्शदाताओं की नियुक्ति कहाँ बताई गई है, नियम 13 में। कौन करता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है। A person from the list of available counselors forwarded by the protection officer shall be appointed as a counselor under intimation of to the aggrieved person। संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यथित व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, हमने जब सेक्शन पढ़ी थी एक्ट की तब हमने पढ़ा था कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, संरक्षण अधिकारी होते हैं, ये काउंसलर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, है ना, यही बताते हैं, काउंसलर्स की लिस्ट बनाते हैं। तो ये जो काउंसलर्स की लिस्ट है उन्हीं में से किसी एक को एज अ काउंसलर नियुक्त कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, कोई विक्टिम जब आएगा उसको काउंसलिंग चाहिए है, तो काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए काउंसलर कौन अपॉइंट करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर। काय में से, जो अवेलेबल लिस्ट है काउंसलर्स की उनमें a person from the list of available counselors forwarded by the protection officer shall be appointed as a counselor। ठीक, संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से, तो संरक्षण अधिकारी ही जो है सूची बनाते हैं परामर्शदाताओं की, कौन कौन काउंसलर हो सकते हैं, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति को किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए परामर्शदाता के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। The following persons shall not be eligible to be appointed as counselors in any proceeding legally। अब बताइए डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन व्यक्ति है जिनको काउंसलर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो पहला व्यक्ति है who is interested or connected with the subject matter of the dispute or is related to any one of the parties। अब पता चला जिसको काउंसलर नियुक्त कर रहे हैं वो किसी ना किसी पार्टी का दूर का कोई रिश्तेदार लग रहा है। इंटरेस्टेड है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसको लेकर के विवाद है, जिस विषय को लेकर के विवाद है, तो विवाद के विषय में वो खुद ही हितबद्ध है व्यक्ति, खुद ही उसका संबंध है, तो ऐसे व्यक्ति को काउंसलर नहीं किया जाएगा। दूसरा, एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु हैज अपीयर्ड फॉर द रिस्पोंडेंट इन द केस और एनी अदर सूट और प्रोसीडिंग कनेक्टेड देयरविद। अब ऐसे किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, ऐसे किसी वकील को, ऐसे किसी व्यवसायी को, लीगल प्रैक्टिशनर मीन जो लॉ की प्रैक्टिस करते हैं वकील, ऐसे किसी वकील को कभी काउंसलर नियुक्त नहीं किया जाएगा जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी पक्ष है, जो कभी भी पहले प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में किसी और सूट में उपस्थित हुआ हो। सपोज करो आप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, पहले कभी कोई और मैटर चला हुआ कोर्ट में उसका, तो जो वकील उसकी तरफ से, किसकी तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से पहले वकील रह चुका है, तो उसको इस केस में काउंसलर नहीं बना दिया जाएगा। पहले तो तुमने उसके वकील थे, रिस्पोंडेंट की, जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हुआ है, अब आज तुम ऐसी पार्टीज के बीच में काउंसलर बनना चाह रहे हो जिसमें एक पक्ष कौन सा है, रिस्पोंडेंट पक्ष, जिसका केस तुमने पहले लड़ा था। तो ऐसे लीगल प्रैक्टिशनर को काउंसलर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो पहले रिस्पोंडेंट का वकील रह चुका है। फिर है द काउंसलर शैल एज फॉर एज पॉसिबल बी अ वुमन। जहां तक संभव हो सके काउंसलर हमेशा महिला को बनाया जाएगा, महिला अधिकारी को एज काउंसलर नियुक्त किया जा सकेगा, ताकि एक महिला दूसरी महिला अधिकारी को खुल करके बता सके कि उसके किस प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक, तो रूल याद रखना है और सारी बातें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन बन सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर। अब रूल 14 में क्या हुआ, उत्तरा कुछ पूछ रही हो क्या? अब है रूल 14, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय काउंसलर। परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। अब बता रहे काउंसलर की नियुक्ति हो गई, काउंसलर का काम है काउंसलिंग करना दोनों की, जब भी आएंगी तो विक्टिम की काउंसलिंग करना। तो अब ये जो काउंसलर है ये कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो करेगा,
तो द काउंसलर शैल वर्क अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ द कोर्ट और द प्रोटेक्शन ऑफिसर और द बोर्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है, देखो रूल 14 का सब रूल 1 यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो परामर्शदाता है वो किसके सुपरविजन के अंदर रहता है, या न्यायालय के, या संरक्षण अधिकारी की, या दोनों के साधारण अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो भी काउंसलर अपॉइंट होते हैं वो किसके अंदर सुपरविजन के अंदर रहते हैं, या तो कोर्ट के, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के, या दोनों के। मीन जैसा जैसा कोर्ट आदेश देगा वैसा वैसा काउंसलर काम करेगा, उनके सुपरविजन में नहीं, मतलब आदेश में उनके सुपरविजन में काम करेंगे, है ना, उनके अंडर कंट्रोल काम करेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफिसर की या दोनों की। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से पूछेंगे। ठीक है, कि जो काउंसलर होते हैं वो रूल 14 के अंतर्गत, रूल 13 के अंतर्गत जो काउंसलर होते हैं तो वो किसके जनरल सुपरविजन के अंडर रहते हैं। आप क्वेश्चन आएंगे कोर्ट का, प्रोटेक्शन ऑफिसर का, दोनों के अंडर, नन ऑफ दैट, तो आप क्या लगा के आओगे, दोनों के अंडर। ठीक है, अब क्या है सब रूल 2 में, द काउंसलर शैल कन्वेंस अ मीटिंग एट अ प्लेस कन्वीनियंट टू द एग्रीव्ड पर्सन और बोथ द पार्टी। अब काउंसलर का काम काउंसलिंग करना है ना, उसको दोनों की काउंसलिंग करनी है, तो जो काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए बैठक बुलानी पड़ेगी। तो बैठक कहाँ बुलाएंगे, सुविधाजनक स्थान पर, जो दोनों पक्षकार हो या विशिष्ट व्यक्ति के लिए सुविधाजनक स्थान हो वहां पर बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मल प्रक्रिया शुरू हो रही है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको। द फैक्टर्स वारंटिंग काउंसलिंग शैल इंक्लूड द फैक्टर्स दैट द रिस्पोंडेंट shall furnish an undertaking that he would refrain from causing such domestic violence as complained by the complainant, and in appropriate case an undertaking that he will not try to meet। अब भैया काउंसलिंग, जो काउंसलिंग करने के लिए बुलाया गया है, वहां पे लोगों को काउंसलिंग करेंगे, उनको परामर्श के लिए बुलाया गया है, तो परामर्श करने के लिए बुलाया गया है ना, तो उसके अंदर जो मेन फैक्टर है, जो मेन कारक है वो क्या है, वो रिस्पोंडेंट जो है, प्रत्याशी जो है, जो प्रतिवादी है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया है, उससे ये बात कहलवाना है कि भैया तुम इस चीज का वचन दो कि अब तुम घरेलू हिंसा जो तुमने की है ना विक्टिम के साथ, इसके खिलाफ तुम्हारी शिकायत की गई है, तो तुम अब ग्रसित व्यक्ति से दूर रहोगे, उससे किसी प्रकार का मेल मिलान नहीं करोगे, उससे किसी प्रकार की कम्युनिकेशन नहीं करोगे, ना उसको लेटर लिखोगे, ना टेलीफोन करोगे, ना धमकाओगे, किसी प्रकार से मिलोगे नहीं, ना उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का आप कोई एक्ट रिपीट करोगे, है ना। अगर मिलना है तो सिर्फ काउंसलिंग के लिए मिलने बुला रहे हैं तभी मिलोगे, इसके अलावा उससे नहीं मिलोगे। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, द काउंसलर शैल conduct the counseling proceeding bearing in mind that the counseling shall be in the nature of getting an assurance that the incident of domestic violence shall not get repeat। परामर्शदाता परामर्श कार्रवाइयों को ये ध्यान में रखते हुए करेगा कि जो परामर्श वो दे रहा है ना, उसमें इस चीज का आश्वासन वो प्राप्त कर ले कि हाँ भैया अब रिस्पोंडेंट जो है वो घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। ये इसीलिए काउंसलिंग की जा रही है उसको, मतलब उसको बोल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारी काउंसलिंग कर रहे हैं, अब तुम फिर से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मत करना, फिर से करोगे तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, तुम्हें सजा होगी। तो काउंसलिंग इसलिए की जाती है दो पार्टी को समझाने के लिए, तो भाई ये गलत है, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर ये एश्योरेंस होना चाहिए, ये आश्वासन प्राप्त करने के लिए होना चाहिए परामर्श की अब आप फिर से घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति ना करें। 5 वाला पॉइंट क्या है, द रिस्पोंडेंट शैल नॉट बी अलाउड टू प्लीड एनी काउंटर जस्टिफिकेशन फॉर द alleged act of domestic violence in counseling। The fact that any act justification for the act of domestic violence by the respondent is not allowed to be part of the counseling proceeding should be made known to the respondent before the process। Rule 5 में प्रत्यर्थी उस तथ्य के परामर्श में घरेलू हिंसा के अभिकथित कृत्य के लिए किसी प्रति न्यायोचित के लिए अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए, और प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के लिए कोई न्यायोचित परामर्श जो कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्यर्थी की जानकारी में होनी चाहिए के भाग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है, हमें एकदम लैंग्वेज पे नहीं जाना है, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये कि जो काउंसलिंग की जा रही है ना, वो काउंसलिंग की जा रही है एग्रीव्ड पर्सन की फेवर के लिए, काउंसलिंग की जा रही है जो रिस्पोंडेंट पक्ष है उसको ये समझाने के लिए कि भाई अब आप घरेलू हिंसा का जो एक्ट है वो आप रिपीट नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार से इसको टॉर्चर नहीं करेंगे व्यक्ति को,
तो अब जो रिस्पोंडेंट पक्ष है ना वो अपने एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता काउंसलिंग में कि मतलब काउंटर जस्टिफिकेशन, रिस्पोंडेंट को काउंटर जस्टिफिकेशन नहीं करने दिया जाएगा कि वो ये बताने लगे कि नहीं नहीं मैंने जो एक्ट किया है ना घरेलू हिंसा का वो मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा ऐसा था। आपने किस लिए भी किया हो, घरेलू हिंसा का एक्ट कहीं से कहीं तक लीगल नहीं है, तो आपको काउंटर जस्टिफिकेशन नहीं करने दिया जाएगा कि सर मैंने तो इसलिए मारा क्योंकि इसने ऐसा किया। नहीं, आप हाथ नहीं उठा सकते किसी महिला पर, आप उसको किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसका स्त्री धन नहीं ले सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चे जो है बच्चे मेरे पास रहेंगे तुम जाओ यहाँ से घर से निकलो। किसी भी प्रकार का मेंटल फिजिकल टॉर्चर आप नहीं कर सकते, और अगर आपने किया है तो घरेलू हिंसा है वो, और उसके जस्टिफिकेशन में आप काउंटर जस्टिफिकेशन नहीं करो कि आप अपने एक्ट को अच्छा बताने लगो, अपना न्यायोचित वो करने लगो कि मेरा एक्ट कैसे न्यायोचित है, आप वो बताने लगो, तो वो अलाउड ही नहीं होगा काउंसलिंग प्रोसेस में, ये कहा है स्कूल में। ठीक है, फिर जो सब रूल 6 है उसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है, कोई बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। 7 वाला देखिए, इफ द एग्रीव्ड पर्सन सो डिजायर्स द काउंसलर शैल मेक एफर्ट टू अराइव एट अ सेटलमेंट ऑफ द मैटर। अब अगर कोई सेटलमेंट करना चाहता है, कौन? एग्रीव्ड पर्सन, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ है, जो व्यथित पक्षकार है, तो व्यथित पक्षकार अगर चाहता है तो व्यथित पक्षकार के चाहने पर जो मामला है उसको क्या करवाया जा सकता है, सेटलमेंट उसका हो सकता है। ठीक है, 8 वाला भी छोड़ दीजिए, अब आ जाइए 9 पर। 9 में भी 9 वाला भी छोड़ दीजिए, 10 पे आइए। द काउंसलर शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी एंड हिज एक्शन शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। जो काउंसलर है ना वो ना तो साक्ष्य विधि से ना तो साक्ष्य अधिनियम उसके ऊपर आबद्धकारी है, ना सीपीसी ना सीआरपीसी, इसके ऊपर कोई आबद्धकारी नहीं है, बस वो काउंसलिंग कर रहा है कैसे, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत के आधार पर उसको अपनी काउंसलिंग करनी है। अब वो ये नहीं कि वो कोर्ट थोड़ी है कि वो कहे एविडेंस लाओ, वो कहे सीआरपीसी का ऐसा प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर का ऐसा प्रोसीजर नहीं, वो काउंसलिंग करने बैठा है। दो पार्टी को उसको बस बताना है कि भाई क्या गलत है क्या सही है, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के हिसाब से उसको दोनों की काउंसलिंग करना है। ठीक है, तो ये सब रूल 10 जो है इसका ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे देखिए सब रूल 11, द काउंसलर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। अब जब भी काउंसलिंग हो जाएगी दोनों पार्टी की तो फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके जो काउंसलर है वो किसको भेजेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जितना जल्दी हो सके। इन द इवेंट ऑफ द काउंसलर अराइव एट अ resolution of the dispute, he shall record the terms of settlement and get the same endorsed by the parties. अब जहाँ दोनों पार्टी की काउंसलिंग की और काउंसलिंग में ही मैटर सुलझ गया, परामर्श हुआ, परामर्शदाता ने विवाद की समाधान पर पहुंचते समय वह समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करेगा और पक्षकारों पर संकेत करवाएगा। तो समझौता करवा दिया, काउंसलिंग करी, दोनों पार्टी समझ गई समझौता करने के लिए तैयार है, तो उनके बीच में समझौता करवा दिया और समझौता करवाने का एक एग्रीमेंट तैयार करवा के दोनों को साइन करवा देंगे कि हाँ भैया राजीनामा हो गया, कोई केस वेस नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 14 पे आ जाइए डायरेक्ट, 13 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते एक बार। द कोर्ट में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड about the efficiency of the solution and after making a preliminary inquiry from the parties and after recording reasons for the satisfaction which may be included undertaking by the respondent to refrain from repeating acts of domestic violence admit to have been committed by the respondent except the terms with or without condition। न्यायालय समाधान की प्रभावकारिता के बारे में समाधान हो जाने पर और पक्षकारों से आरंभिक पूछताछ करने के पश्चात तथा एक समाधान के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात इसके अंतर्गत प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकना, प्रत्यर्थी द्वारा किए जाने की स्वीकार्यता शर्तों के साथ या बिना निबंधनों को स्वीकार करने के लिए भी है। छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट है। 14 वाला देखिए, the court shall on being so satisfied with the report of counseling pass an order recording the terms of the settlement and an order modifying the terms of the settlement on being so requested by the aggrieved person with the consent of party। अब 14 में क्या कहा गया है कि जो काउंसलर है, काउंसलर ने समझौता करवा दिया दोनों पार्टी के बीच में, तो न्यायालय परामर्श की रिपोर्ट के समाधान हो जाने पर
समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा या विधित व्यक्ति के अनुरोध पर पक्षकारों की सहमति से समझौते के निबंधनों को उपांतरित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा। तो अब वहां पे तो राजीनामा करवा दे, तो राजीनामा करवाने का क्या, तो कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि सर मैटर जो है सुलझ गया है। तो कोर्ट जो है जब राजीनामा हो जाएगा तो एक आदेश निकालेगा कि हाँ भाई दोनों पार्टी के बीच में राजीनामा हो गया, कोई केस नहीं बनता इस तरीके से। या जो सेटलमेंट है उसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हैं पक्षकार, तो पक्षकारों की सहमति से समझौते की जो भी निबंधन जो सेटलमेंट हुआ है दोनों पार्टी उसमें कुछ चेंजेस कराना, तो चेंजेस कराने के बाद जो न्यायालय कोई आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ भी सकते हैं आप इनको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इन केसेस वेयर अ सेटलमेंट कैन नॉट बी अराइव्ड एट इन द काउंसलिंग प्रोसीडिंग। अब काउंसलिंग हुई दोनों पार्टीज की, लेकिन नहीं हो पाया सेटलमेंट, भाई समझौता नहीं हो पा रहा है। द काउंसलर shall report the failure of such proceeding to the court। तो चाहे समझौता हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो भी इन्फॉर्म करना है। समझौता नहीं हुआ तो फिर काउंसलर को पूरी रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेजना है कि सर काउंसलिंग की और समझौते के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है पार्टी, तो परामर्शदाता ऐसी कार्यवाही के असफल होने की रिपोर्ट न्यायालय को देगा। ठीक, तो ये 15th रूल हो गया इसका। अब आगे देखिए 16th रूल है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है ना। कार्यवाहियों के अभिलेख सारवान अभिलेख पर नहीं समझे जाएंगे। द कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 25 only after being satisfied that the application for such an order is not vitiated by force, fraud or coercion or any other factor, and the reason for such satisfaction shall be recorded in writing in the order, which may include any undertaking or surety given by the respondent। अब क्या कहा गया है, सेक्शन 25 की बात की जा रही है। सेक्शन 25 जिसमें आदेशों में अल्टरेशन वगैरह और आदेशों की अवधि और परिवर्तन, ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स था, है ना। सेक्शन 25 जो थी इसमें क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी आदेश पारित किया गया तो वो कब तक लागू रहेगा, बदलाव करना है तो कर सकते कि नहीं कर सकते, ये देखा था। तो आज न्यायालय जो है वो धारा 25 के अधीन केवल यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे कोई आदेश के लिए आवेदन बल, कपट या प्रपीड़न या किसी अन्य कारण के द्वारा निष्फल नहीं होगा, आदेश पारित करेगा और उस आदेश के ऐसे समाधान के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष द्वारा किया गया कोई वचनबद्ध या प्रतिभूति भी हो सकेगी। ये भी छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं। तो अब देखिए इस रूल में आपको क्या ध्यान रखना है। पहली चीज आपको रूल ध्यान, इस 14 रूल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है काउंसलर किसके जनरल सुपरविजन के अंडर होता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक यहाँ से आएगा, फिर ये जो 5th वाला पॉइंट है यहाँ से बन सकता है कि कभी भी जो काउंसलिंग की प्रोसीडिंग होती है उसमें रिस्पोंडेंट कभी भी काउंटर जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता। एक पॉइंट ये याद रखिए। सेवेंथ वाला पॉइंट याद रखिए कि अगर एग्रीव्ड पर्सन चाहता है कि सेटलमेंट हो जाए तो एग्रीव्ड पर्सन की डिजायर पर जो है मैटर सेटलमेंट हो सकता है। 10th वाला पॉइंट याद रखिए कि काउंसलर जो है ना तो उसके ऊपर एविडेंस एक्ट से बाउंड होता है, वो ना सीपीसी से ना सीआरपीसी से। वो कैसे करता है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर काम करता है काउंसलर। बस, तो ऑर्डर रूल 14 में से आपको सिर्फ इतने ही रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाइए रूल 15 पर। ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेशों का भंग होना। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि संरक्षण आदेश का यदि भंग हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट, उसकी रिपोर्ट कौन करेगा, किसको करेगा, तो ये याद रखना है। तो एग्रीव्ड पर्सन में रिपोर्ट अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और एन इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो कभी भी जो संरक्षण आदेश न्यायालय ने दिए हैं कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, वो भंग कर देता है, तो व्यथित व्यक्ति जो है इस चीज की रिपोर्ट करता है किसको, या तो संरक्षण अधिकारी को
संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश की भंग की रिपोर्ट कर सकेगा। तो कौन करता है रिपोर्ट? एग्रीव्ड पर्सन। किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। किस चीज के भंग की? ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर की और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर की। मीन संरक्षण आदेश की भी और अंतरिम संरक्षण आदेश अगर कोई दिया गया है, उसका भंग हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी प्रोटेक्शन ऑफिसर। कौन करेगा? एग्रीव्ड पर्सन। ये क्वेश्चन आएगा। Every report referred to in sub rule 1 shall be in writing by the informant and duly signed by her. अब जो रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है वो कैसी होगी? लिखित में होगी और हस्ताक्षरित होगी एग्रीड पर्सन के द्वारा। The protection officer shall forward a copy of such complaint with a copy of the protection order of which a breach is alleged to have been taken place to the concerned magistrate. तो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो कंप्लेंट जो रिपोर्ट करी है एग्रीड पर्सन ने, तो उस प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसका उल्लंघन हुआ है उसकी एक प्रति के साथ उस कंप्लेंट को प्रोटेक्शन ऑफिसर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा। The aggrieved person may, if she should desires, makes a complaint of breach of protection order or interim protection order directly to the magistrate. अब एग्रीव्ड पक्षकार चाहे तो वो डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट कर सकते, जरूरी नहीं कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करे कि सर संरक्षण आदेश का भंग कर दिया मैंने। वो डायरेक्टली कोर्ट मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकता है। ठीक। If at any time after a protection order has been breached, the aggrieved person seeks his assistance, the protection officer immediately rescue her by taking help from the local police station and assist the aggrieved person to lodge a report to the local police authority. अब जिस समय प्रोटेक्शन ऑर्डर संरक्षण आदेश का भंग किया गया है, संरक्षण आदेश में क्या होता है? संरक्षण आदेश में वही है कि रोका जाता है उसको कि भाई तुम मिलोगे नहीं, उसकी शेयर्ड हाउस होल्ड में जाओगे नहीं, उसको किसी प्रकार से धमकाओगे नहीं, ये सब होता है। अब सपोज करो उसने संरक्षण आदेश का भंग कर दिया, मीन वो घुस गया विक्टिम के घर में और फिर से उसके साथ मार पिटाई या उसको कुछ करने लगा, तो यदि ग्रसित व्यक्ति सहायता चाहती है तो संरक्षण अधिकारी तुरंत स्थानीय पुलिस थाने से उसको बचाने के लिए पुलिस की मांग कर सकेगा और समुचित मामले में स्थानीय पुलिस प्राधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कराने में व्यक्ति की सहायता करेंगे। ठीक है ना। When charges are framed under section 31 or 498A of IPC or any other offence not summarily triable, the court may separate the proceeding for such offences to be tried in the manner prescribed under Code of Criminal Procedure and proceed to summary trial the offence of breach of protection order under section 31 in accordance with the provisions of chapter 21 of the CRPC. अब ये कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 31 जब धारा 31 या भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराधों के संबंध में, तो सेक्शन 31 इस एक्ट की बात कर रहे हैं, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश का भंग करने पर पेनल्टी कहां पर इसमें हमने सेक्शन 31 में ना कि अगर किसी ने संरक्षण आदेश का भंग किया तो उसको पेनल्टी देना पड़ती है, या 498 के अधीन अपराध है आईपीसी में, तो किसी या फिर किसी अन्य अपराध के संबंध में जो संक्षिप्त विचारणीय नहीं है, ये मैटर क्या है? संक्षिप्त विचारणीय नहीं है। अगर सेक्शन 31 498A या किसी अन्य अपराध की संक्षिप्त विचारणीय नहीं है, आरोप विकसित किए जाते हैं, मीन जो चार्जेस बने हैं व्यक्ति के खिलाफ, चार्जेस फ्रेम हुए, जो चार्जशीट बनी है वो सेक्शन 31 498A और अन्य अपराध के लिए बनी है, और ये क्या है? इनका समरी ट्रायल नहीं होते ये, लेकिन फिर भी जो न्यायालय है वो सीआरपीसी के चैप्टर 21 के तहत इनको समरी ट्रायल कर सकती है सेपरेट। ठीक है। अपराधों के लिए कार्रवाइयों को पृथक कर सकेगी और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 के बंधु के अनुसार में धारा 31 के अधीन संरक्षण आदेशों को भंग करने के अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया आरंभ कर सकेगी। तो वो क्या करेगी? कोई एक पर्सन है उसके खिलाफ सेक्शन 31 का भी चार्ज लगा, 498A का भी चार्ज लगा और कोई अदर ऑफेंस भी लगा, तो अब जब इकट्ठे ऑफेंस में समरी ट्रायल नहीं हो सकता, तो अब लेकिन कोर्ट चाह रही है कि जल्दी केस डिसाइड हो, समरी ट्रायल करें, इनका संक्षिप्त विचारण करें, तो क्या करेंगे? कार्रवाइयों को सेपरेट कर देंगे कि हम 31 की कार्रवाई अलग करेंगे, 498 की कार्रवाई अलग करेंगे, ये कार्रवाई अलग करेंगे, अलग अलग करके और फिर सीआरपीसी के चैप्टर 21 के अंतर्गत क्या कर देंगे? उसको
समरी ट्रायल कर सकती है, ये पावर है, ठीक है। फिर क्या है, any resistance to the enforcement of the order of the court under the act by the respondent or any other person purportedly acting on his behalf shall be deemed to be breach of protection order or an interim protection order covered under this act। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन प्रत्यावर्तन में कोई अवरोध या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्य से अधिनियम के अधीन आने वाले संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना समझा जाएगा। तो चाहे प्रोटेक्शन ऑर्डर का भंग खुद क्या कहा गया है इसमें कि प्रत्यर्थी द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के आदेशों के प्रत्यावर्तन में कोई अवरोध या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने में के लिए तात्पर्य से अधिनियम के अधीन आने वाले संरक्षण आदेश के लिए अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग हुआ, चाहे प्रत्यर्थी खुद करे या उसकी ओर से कोई व्यक्ति संरक्षण आदेश का भंग करे, ये माना जाएगा कि उसने ही किया, ठीक है। सब रूल 6 समझ में नहीं आया। सब रूल 6 में ये कहा गया है कि सेक्शन 31 जो है इस एक्ट की, जो बात करती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि संरक्षण आदेश की भंग किया गया तो पेनल्टी होगी। फिर 498A का मामला है, पति के नातेदारों द्वारा क्रूअल्टी आईपीसी में, तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक्ट है, या अन्य कोई कार्यवाही है और किसी व्यक्ति के खिलाफ ये तीनों चार्जेस एक ही चार्जशीट में लगाए गए हैं। अब क्या होता है जब इकट्ठे 3-4 चार्जशीट में एक व्यक्ति के खिलाफ बहुत सारे अपराध बन जाते हैं तो फिर उनकी सजा ज्यादा हो जाती है, तो फिर उनको अगर इकट्ठा सुनेंगे तो फिर समरी ट्रायल नहीं हो सकता उनका। तो समरी ट्रायल की जा सके इस पर्पज से जो कोर्ट है वो क्या करेगा, इन तीनों मैटर की प्रोसीडिंग सेपरेट सुन लेगा। कोर्ट में सेपरेट द प्रोसीडिंग, तीनों को अलग अलग प्रोसीडिंग कर देगा। वो कह देगा कि हम सेक्शन 31 अलग सुन ले रहे हैं, सेक्शन 498 अलग सुन ले रहे हैं, ये अलग कर दे रहे, सेपरेट कर देगा प्रोसीडिंग, कार्रवाइयों को अलग अलग कर देगा ताकि इनकी समरी ट्रायल हो सके और जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाए। तो ये बताया बस इसमें इतनी सी बात होगी कि कोर्ट जो है समरी ट्रायल करने के पर्पज से सेक्शन 31 को सेपरेट प्रोसीडिंग सुन लेगा, उसकी 498 का चार्ज अलग सुन लेगा, 31 का अलग सुन लेगा। अब आइए आगे, रूल 8, सब रूल 8, a breach of a protection order or an interim protection order immediately be reported to the local police station having territorial jurisdiction and shall be dealt with as cognizable offence as provided under section 31 and 32। किसी संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का कोई भंग होने पर तत्काल स्थानीय अधिकारिता रखने वाले स्थानीय पुलिस थाने को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी और उस पर 31 और 32 के अधीन यथा उपबंधित संज्ञेय अपराध के रूप में कार्यवाही की जाएगी। तो यदि कोई संरक्षण आदेश का भंग करता है 31 मतलब पेनल्टी के लिए बात की गई है कि संरक्षण आदेश का भंग किया तो 31 के अंतर्गत पेनल्टी लगेगी, और सेक्शन 32 में कॉग्निजेंस बताया ही है कि जो 31 का ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो क्या है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यही बात रिपीट कर दी गई है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस समझे जाएंगे। 9 देखिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है 8 ज्यादा। 9 देखिए, जब अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय न्यायालय आदेश द्वारा गठित व्यक्ति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तें लगा सकेगा और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। While enlarging the person on bail, arrest under this act, the court may by order impose the following conditions to protect the aggrieved person। Means क्या हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब लगा तो जो रिस्पोंडेंट था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, अब उसको बेल पे छोड़ा जा रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति को बेल पे छोड़ा जाएगा तो उससे निम्न शर्तों पे जो है उसको एग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे फॉलोइंग कंडीशंस जो है उस पे लगा दी जाएंगी। तुम्हें बेल पे छोड़ तो रहे हैं लेकिन तुम्हें इन चीजों का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या चीजों का पालन करना पड़ेगा? पहला, अभियुक्त को घरेलू हिंसा के किसी कृत्य कार्य करने की धमकी देने या करने से अवरुद्ध करने का कोई आदेश। वो कहेंगे कि भाई देखो तुम्हें बेल पे छोड़ तो रहे हैं लेकिन अगर तुमने फिर से विक्टिम को घरेलू हिंसा करने की धमकी दी तो तुम्हें अंदर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस जो है उसको लगा दी जाएगी।
फिर अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति को परेशान करने, टेलीफोन करने या कोई संपर्क करने से रोकने का आदेश, कि भाई बेल पे छोड़ रहे हैं लेकिन तुम विक्टिम को अब ना तो फोन लगाओगे बाहर निकल के, ना किसी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करोगे। अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति के निवास स्थान या किसी अन्य स्थान पर जहां उसका आना जाना है खाली करने या दूर रहने का कोई आदेश, कि भाई जहाँ एग्रीड पर्सन रह रही है, ऐसा नहीं कि तुम उसी के पड़ोस में जाके मकान ले लो और आए दिन उसको धमकी दो, परेशान करो, तो उससे दूर रहने का आदेश। कोई आग्नेयास्त्र या कोई अन्य खतरनाक हथियार में के कब्जे में रखने या उपयोग करने से सिद्ध करने का आदेश। उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि तुम किसी भी प्रकार का फायर आर्म्स अपने पास में रखो, कि बंदूक रख के घूम रहे हो या कोई डेंजरस वेपन रख के घूम रहे हो, ठीक है ना। एल्कोहल या कोई अन्य मादक औषधि के उपयोग को प्रतिषिद्ध का कोई आदेश, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि तुम दारू वगैरह ड्रग्स वगैरह नहीं लोगे। कोई अन्य आदेश जो व्यथित व्यक्ति के संरक्षण, सुरक्षा और पर्याप्त अनुरोध के लिए अपेक्षित हो, और भी सेफ्टी जो मतलब एग्रीड पर्सन की सेफ्टी के पर्पज से जो भी जरूरत होगी वैसे आदेश बेल के समय पर जो है कंडीशंस जो है उस पर इम्पोज की जाएगी, ठीक है। अब है आपका रूल 16 देखिए, शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति को आश्रय। और रूल 17 में क्या है, दोनों साथ में देखेंगे क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलर चीजें हैं। मेडिकल फैसिलिटी टू द एग्रीव्ड पर्सन, तो ऑर्डर 17 बात करता है चिकित्सा सुविधा की, ऑर्डर बोल रहे सॉरी, रूल 17 बात करता है चिकित्सा सुविधा की और रूल 16 बात कर रही है व्यथित व्यक्ति को आश्रय देने की। तो क्या कहा गया है, व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति को धारा 6 के अधीन लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा रहा है। मीन्स जो एग्रीव्ड पर्सन है वो रिक्वेस्ट करेगा किससे, प्रोटेक्शन ऑफिसर से, सर्विस प्रोवाइडर से, कि सर हमें जो है किसी आश्रय गृह में आश्रय दिलवा दीजिए। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो धारा 6 के अंतर्गत एक रिक्वेस्ट बना करके किसी शेल्टर होम के जो चार्ज में पर्सन है लिखित में उनको ये चीज बता देंगे क्लियरली कि एप्लीकेशन धारा 6 के अंतर्गत बनाई गई है और इनको जो है आपको आपके आश्रय गृह में आश्रय देना है। When a protection officer make a request referred to in sub rule 1, it shall be accompanied by a copy of the domestic incident report. तो जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर जो रिक्वेस्ट बना रहे हैं, जो शेल्टर होम के भारसाधक व्यक्ति को धारा 6 के अंतर्गत जो रिक्वेस्ट अनुरोध जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा दिया जा रहा है रिक्वेस्ट लेटर, उसके साथ क्या होगी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट की एक प्रति, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करके दी जाए। The shelter home shall not refuse shelter to an aggrieved person under the act for her not having used a domestic incident report। लेकिन मतलब ये अपनी साइड से दे रहे हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जो रिक्वेस्ट लेटर भेजेंगे भारसाधक अधिकारी को आश्रय गृह की, तो उसमें घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति लगाना है। लेकिन यदि सपोज करो उसने घरेलू हिंसा नहीं की, मतलब घरेलू हिंसा की उसने रिपोर्ट नहीं की, वैसे व्यक्ति ने रिपोर्ट अभी फाइल नहीं करी है, उसने वो पहले अपने आप को बताना चाहती है, वो सोच रही कि मैं इस घर में ही ना रहूं जहाँ मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, तो पहले मैं किसी सुरक्षित जगह पहुंचूं, शेल्टर होम पे, मुझे आश्रय चाहिए। तो अगर उसने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की है तो इस आधार पर कोई भी शेल्टर होम शेल्टर देने से किसी एग्रीव्ड पर्सन को मना नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्रोविजन में कहा गया है, इफ द एग्रीव्ड पर्सन हु डिजायर्स द शेल्टर होम शैल नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन। अब विशिष्ट व्यक्ति अगर ये चाहता है कि आश्रय गृह वाले जो है वो उसकी पहचान को प्रकट ना करें आश्रय गृह में, तो उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। और कम्युनिकेट द सेम टू द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट, या उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है संसूचित नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि जो आश्रय गृह वाले हैं वो ना बताएं उस व्यक्ति को भी कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो वो नहीं बताएं। ये प्रावधान है शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन के संबंध में, और सेम प्रावधान है मेडिकल वाले। देखिए रूल 17, लास्ट रूल ऑफ दिस एक्ट, द एग्रीव्ड पर्सन और द प्रोटेक्शन ऑफिसर or the service provider may make a request under section 7 to the person in charge of the medical facility in writing, clearly stating that the application is being made under section 7। बिल्कुल सेम है, व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता
चिकित्सा सुविधा के भागधारक व्यक्ति को धारा 7, बस धारा बदल रही है, वहां धारा 6 यहाँ धारा 7 के अधीन लिखित में अनुरोध करेंगे। इसमें स्पष्ट होगा कि धारा 7 का आवेदन होगी। जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करते हैं तो उसके साथ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति होगी। मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो उसमें भी आपको घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की प्रति लगानी है, लेकिन अगर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट फाइल नहीं की है तो इस आधार पर चिकित्सा सुविधा प्रदाता जो है वो चिकित्सा सुविधा देने से मना नहीं करेगा, है ना। द मेडिकल फैसिलिटी शैल नॉट रिफ्यूज मेडिकल असिस्टेंस, है ना, किसी को भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा कि अगर भैया डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल नहीं की जाती है। फिर है इफ नो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट हैज बीन मेड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी शैल फिल इन फॉर्म 1 एंड फॉरवर्ड द सेम टू द लोकल प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये इसमें एक अलग से ग्राउंड जुड़ा है कि यदि घरेलू हिंसा रिपोर्ट फाइल नहीं की गई है ना, तो यहाँ पे जो चिकित्सा सुविधा के भागधारक व्यक्ति है वो खुद प्रारूप 1 में क्या करेगा, प्रारूप 1 में भरेगा और स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेज देगा कि इन्होंने ये जो है मेडिकल चेकअप के लिए आई हैं और ये घरेलू हिंसा का दावा कर रही हैं और रिपोर्ट 1 के तहत हम इनकी मेडिकल जांच कर रहे हैं घरेलू हिंसा के संबंध। द मेडिकल फैसिलिटी शैल सप्लाई अ कॉपी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्टेड टू द एग्रीड पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो चिकित्सा सुविधा प्रदाता है वो वैसे व्यक्ति की जो चिकित्सा करेगा तो चिकित्सा रिपोर्ट जो है उसको उसकी एक प्रति फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इसको एग्रीड पर्सन को। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रूल्स कंप्लीट। तो आज हमारा ये एक्ट कंप्लीट हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्लस रूल्स हमने सारे पढ़ ली, 17 रूल्स थे। रूल्स की भी 2 क्लासेस हुई थी, पहली क्लास में हमने 7 रूल्स पढ़े थे और आज हमने पूरे 17 रूल्स पढ़ लिए। जितना जितना मैंने आपको बताया है रूल्स में, बस उतनी बात याद रखना, पूरे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो ये एक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग।